वेलकम टू आवर चैनल लर्न समथिंग न्यू 2.0। आज का टॉपिक हमारा है वर्ब। वर्ब के इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, जो कि हमारी मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं या प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं। इनकी जो टाइप्स हैं प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब एंड मेन वर्ब, इनके जो टाइप हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, इनको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर आप वर्ब की डेफिनेशन, इस टाइप्स और इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे उस वीडियो पर वेट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। आज हम चलते हैं विदाउट एनी डिले, नो टॉक नो वर्क, ओनली कम टू द पॉइंट। ओके, आज हम बात करते हैं वर्ब। ये लिखा है वर्ब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ये जो वर्ब लिखा है, वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वर्बम शब्द का मतलब होता है लैटिन भाषा, अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं तो होता है मुख्य शब्द। तो हमने आपको बताया था अंग्रेजी भाषा में या किसी भी भाषा में हम जब अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं या उसको अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो जब तक उसमें वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, शब्दों का जो समूह है वो निरर्थक रहेगा, वो शब्द का समूह वाक्य नहीं बन सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, देयर इज नो वर्ब, देयर इज नो सेंटेंस। ओके, तो हमने इस वर्ब के संबंध में तमाम सारी वीडियो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। उसका आपको टाइटल वीडियो में मिलेगा प्ले विद वर्ब के नाम से। तो ठीक है, नए नए फैक्ट हम आपको बताते हैं। सीधे चलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब की ओर, है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, हमारा आएगा ट्रांजिटिव वर्ब। हम आपको बिल्कुल हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करते, हम चाहते हैं आप हमारी बात को समझें। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक देखिएगा तो मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं हम ये ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक को अगर हम तोड़ दें, किसी भी शब्द को अपना उसको ऑपरेशन कर दें तो उसके जो गूढ़ अर्थ छिपा होता है बाहर निकल आता है ना। ओके, तो ये जो चीज है सकर्मक, इसको अगर तोड़ देते हैं तो बनता है सा प्लस कर्म, ये अर्थात कर्म सहित। क्या होता है? कर्म सहित, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म, जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग की जाती है ना, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ओके, अनमोल देखते हैं यहाँ कच पड़ेगा आँख में लगी तो कीड़ा भीड़ा साफ पे कहाँ आएगा। और ये तो चलिए रही है भाई। तो बात कर रहे थे सकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म के साथ जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग होती है उसे हम सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, इसमें कहने का तात्पर्य है जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग होती है, इसका तात्पर्य ये नहीं है हमारा मन इच्छा हुई तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, इच्छा नहीं हुई तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। इट मीन ऐसा नहीं है, वो क्रिया है जिसे कर्म देना ही पड़ेगा, उसके साथ कर्म लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। द ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द वर्ब which
is always followed by an object to complete its meaning. Okay, that the verb which is always followed by an object to complete its meaning is called ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, यानी जिस क्रिया के पीछे सदैव ऑब्जेक्ट लगाना अनिवार्य है, इट्स कंपल्सरी, क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, कंप्लीट। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे लिखते हैं हम दे, अगर चेस लिखते हैं CHSE, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो बात हो रही है, हम कह रहे हैं दे चेस, है ना, चेस, वे पीछा कर रहे हैं। अब पीछा कर रहे हैं, किसका पीछा कर रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं, बात कोई नहीं हुई। इसलिए ये जो वर्ब है, इसको पूरा अर्थ करने के लिए एक चेस या थीफ, क्या लिखते हैं हम? थीफ, एक चोर का पीछा करते हैं। अब बात पूरी हो गई, तो इसका मतलब हुआ जो ये जो वर्ब है कैसी हो गई, इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो हमारी बन गई ये वर्ब कैसी? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप कहेंगे इसको इच्छा होती है तो लगा देते हैं, इच्छा होती है तो हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, है ना। आप यहाँ लिख देते हैं दे, यहाँ लिख दो ही gave charity, क्या कहते हैं हम? चैरिटी, वे दान देते हैं, क्या देते हैं? दान। तो ये ऑब्जेक्ट लग जाए, क्या लग गया? ऑब्जेक्ट, अर्थात ये वर्ब भी कैसी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए यहाँ से चैरिटी हटा देते हैं तो रहेगा वे देते हैं, क्या देते हैं कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए वाक्य इनसे इनकम्प्लीट रहता है जब तक हम ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं लगाते हैं। इस प्रकार की जो वर्ब होती है हमेशा कहलाती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, कंप्लीट हो गई। अब बात यहाँ करते हैं, इस प्रकार से कभी कभी होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, कभी कभी क्या होता है डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, कभी तो यहाँ पर हम बात करेंगे शी हेल्प्स मी। अब क्या करेंगे, ये जो लगा है, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हटा दिया जाए तो यहाँ वाक्य बनेगा आपका वह मदद करती है या वह सहायता करती है। इट मीन्स इसको इतने को अगर देखते हैं तो सेंस हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने ये लगा दिया एक नाउन और प्रोनाउन। कोई लगा सकते हैं, नाउन लगा दो, प्रोनाउन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा, बाकी पूरा हो जाएगा। और पूरा लगने से जैसे ही लगाया इसको वैसे पूरा हो गया, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट माने है जो क्रिया हो रही है, ये वर्ब जो एक्शन हो रहा है, एक्शन किसके प्रति हो रहा है? जिसके प्रति एक्शन होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट दो प्रकार हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्शन जिस पर होता है, क्रिया का असर जिस पर पड़ता है, प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया जिसके लिए हो रही है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे हम कह सकते हैं he told me। अब इसको देखो, यहां पर आपको लगेगा he told me, उसने सुनाया, वाक्य इनकम्प्लीट। मी लगा दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर भी इनकम्प्लीट। अब क्या करना पड़ेगा, ए स्टोरी। अब वाक्य हो गया उसने मुझे एक कहानी सुनाई, है ना। तो इसमें हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका हो गया एक स्टोरी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट आपके दो बनते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। देखिए हमारे बीच में और एक अवधारणा है, कंसेप्ट बन गई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पनप गई है कि जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसे डायरेक्ट कह देते हैं, है ना, इनडायरेक्ट कह देते हैं, और जो निर्जीव होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है, सजीव को इनडायरेक्ट, निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहना गलत है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये जो क्रिया जिसके ऊपर हो रही है, टोल्ड क्या सुनाया गया, कहानी, ये यानी क्रिया जो हो रही है, जिसके ऊपर हो रही है, जिससे प्रभावित कर रही है, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसके लिए हो रही है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमको ये सबक लेना है कि अब हमको वाक्य में फिट कैसे करना है। तो सिस्टम ये है कि क्रिया जिस पर हो रही है वो ऑब्जेक्ट पहले आता है। ही टोल्ड अ स्टोरी, अब आएगा टू मी, ये सही है। अब आपकी परीक्षा में अगर पूछ लेता है किसी भी लोअर एस टेट, सुपर टेट, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, इन परीक्षा में पूछता है कि बताइए निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, आप कंफ्यूज होंगे। जब का आपको पता होना चाहिए जो क्रिया देखनी है, जो एक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्रिया के तुरंत बाद आएगा। तो यहाँ पे जो क्रिया हुई है ये, है ना, और यहाँ पर क्रिया किसके ऊपर हुई है, स्टोरी को बताया गया है, और मुझे बताया गया ये मेरे लिए हुई, मेरे लिए कहानी सुनाएगी, तो बाद में हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए क्रिया होती है, जिस पर क्रिया होती है, जिस पर एक्शन होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कहते हैं मिस्टर शर्मा टीच है अस। यहाँ पर देखेंगे लिखा है मिस्टर शर्मा टीच अस ग्रामर। हम लोग इसको सही कर देते हैं। अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए, केवल इतनी चीज रखी जाए, मिस्टर शर्मा, है ना, टीच, मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं, ताकि पूरा हो सकता है। क्या किसे पढ़ाते हैं, हमको क्या पढ़ाते हैं, ग्रामर। तो यहाँ पर दो चीज आपको निकल के आती है, एक तो अस लिखा है और एक लिखा है ग्रामर। क्रिया हो रही है किस पर, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको, और ये पढ़ाया जा रहा है इसको, क्या पढ़ाया, किसे और क्या, है ना। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ऐसे भी लिख सकता है, मिस्टर शर्मा टीचेस ग्रामर टू अस, ये भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें सही कौन सा है ना, सही कौन सा हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए लिखा है ये कि टीच किसे पढ़ाया गया है, टीच पढ़ा रहा है हमको ये, और क्या पढ़ाया है, और जो नॉलेज है ग्रामर के प्रति क्रिया हो रही है, ग्रामर के प्रति, है ना, तो ग्रामर पहले आना चाहिए, टू अस बाद में आना चाहिए। इस प्रकार से एक किसी भी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जिस टेंस के वर्ब के एक ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं, यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब सिंगल ऑब्जेक्ट से अर्थ को पूरा कर देती है, मीन्स सेंस पूरा कर देती है, उसे हम मोनो ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए, है ना, आई गेव, क्या लिखा है, आई गेव, ये लिखा है आई गेव, मैंने दिया, हिम, उसे, आई गेव हिम, मैंने तो दिया क्या, अभी अर्थ पूरा है, तो ये वॉच, ये घड़ी, अब अर्थ पूरा हुआ, मैंने उसे घड़ी दी। यानी इस वर्ब को दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी,
तो जो वर्ब डबल ऑब्जेक्ट साथ लेती है और दोनों ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर के वो अर्थ या सेंस को पूरा करती है, उन्हें कहते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब। और एक ऑब्जेक्ट वाले वर्ब को मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, अब सेंस ये है, यहाँ पर जो देना हुआ है, ये क्रिया किसके प्रति हुई है, किस पर हुई देने क्रिया, ये हिम पर या वॉच पर। तो उठा के क्या दिया गया, उसे उठा के दिया गया, नो, उठा के इसको दिया गया है, तब ये सेंस बनेगा। ये वॉच इधर आएगी, यानी वॉच हो जाएगा, ही गेव ए वॉच टू हिम, ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ए वॉच, क्योंकि क्रिया इसके प्रति हो रही है। टू में तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट है, जो उसको जिसको क्रिया प्रभावित करती है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर क्रिया वहाँ पर होती है, जिसके लिए क्रिया होती है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, थैंक्स। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब की। यहाँ लगा देते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अर्थात विदाउट ऑब्जेक्ट। दिस टाइप ऑफ वर्ब does not take an object to complete its meaning, ओके। अर्थात इस प्रकार की जो क्रिया है उसके किसी कर्म की आवश्यकता जरूरत नहीं होती है, हम चाहकर भी उसे ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। ओके, हम चाहें फिर भी उसे ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। सच एज, जैसे बॉयज आर लाफिंग, लड़के हंस रहे हैं, अब ये क्रिया हो रही है लाफिंग, हंसने की। अब किसके प्रति हो रही है ऐसा तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि क्रिया हो रही है तो हो रही है, लड़के खुद ही प्रभावित है, दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की क्रिया और सेंस भी आपका पूरा हो रहा है। द वर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, किसी दूसरे चीज, व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रभावित नहीं कर रहे। और जो वस्तु व्यक्ति प्रभावित की जाती है एक्शन के द्वारा, वर्ब के द्वारा, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा कर रही है, इसलिए सेंस पूरा हो गया, वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब चाहे तो हम यहाँ लगा सकते हैं, कैसे हंस रहे हैं, हार्टेडली लिख सकते हैं, हार्टेडली, दिल खोल कर हंस रहे हैं। तो ये जो चीज होती है वो होती है आपकी एडवर्ब। ओके, एडवर्ब हो जाती है। अब इन द एयर, ये भी आपका फ्रेज हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। लेकिन ऐसी क्रियाओं के साथ हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी। जैसे दे, बीप, अब बीप माने हंसते रोते हैं, वे रोते हैं, वाक्य कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इनकी किसी आवश्यकता नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आपको निष्कर्ष निकालते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब एक मिनट पूरा करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो क्रिया है जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है, उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट या डबल ऑब्जेक्ट अप्लाई करना होगा। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बात करो तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया जिस ऑब्जेक्ट को सीधा प्रभावित करे उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन क्रिया जिसके लिए की जाती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो बाद में आता है। इस प्रकार से ये हो सकती हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसे हम चाहकर भी उसके साथ चाहकर भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं तो ये बता सकते हैं कि वो क्रिया कैसे हो रही है, करने का तरीका क्या है, एक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना जो हम एक्शन बाद में फ्रेज या कोई शब्द लगा देते हैं
वो उस क्रिया को बताता है, क्रिया को मॉडिफाई करता है, इसलिए वो शब्द इस क्रियाओं के साथ आने वाले शब्द हो सकते हैं आपके एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट और इंट्रांसक्रिप्ट की वीडियो है, और मैं उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे। और आपसे चलते चलते एक बात और कह दूं कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर कमिंग अपडेट्स।